ये आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश में इस वर्ष यानी ये 5 वर्ष की योजना है और इस वर्ष 7500 गाँव को चिन्हित किया है और आगामी 5 वर्षों में यानी 2024 तक लगभग 36,000 गाँवों को इसमें सम्मिलित करते हुए पूरा करेगी आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से। और इसमें उन गांवों का चयन किया गया है जहां आबादी की दृष्टि से 25% से अधिक है और गैप के दृष्टि से जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ऑल इंडिया सर्वे किया गया था और उस सर्वे के आधार पर जो गैप मिली थी उन सारे गाँवों को ट्राइबल एरिया के चयन कर लिए गए हैं। तो इसलिए ऐसे माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि क्या ये गाँव जो बाद के दिनों में इस तरह के जहां अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण या ऐसे अनुसूचित जनजाति जो सूची में छूट गए थे वैसे गाँव में भी हम आगे इस बात को ध्यान में रखेंगे इस योजना के साथ साथ कि उन्हें भी इस तरह के लाभ कैसे उपलब्ध हो सके। ऑनरेबल मेंबर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इन गांवों के लिए लगभग 20,38,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिन प्रखंडों में जनसंख्या की वृद्धि हुई है और जो एकलव्य स्कूल के मापदंडों को पूरा करते हैं, जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र के कुंदा, लावालौंग, सिमरिया, टंडवा और लातेहार जिले के बारियातू, हैरहंज, बालूमाथ, चंदवा, मनिका, सरजू और पलामू जिले के सतबरवा और पाकी में और लेसलीगंज में एक तो एकलव्य विद्यालय खोलने की नई योजना क्या है और पहले से स्वीकृत योजनाएं जो कान्हाचट्टी, बरवाडी, गारू, लातेहार, महुआडांड, मनातू में था उसमें से कान्हाचट्टी, महुआडांड और मनातू में अभी तक शुरू नहीं हो पाया, तो वो योजनाएं कब तक कार्य रूप लेंगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह आदि आदर्श ग्राम योजना से नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है इसलिए मैं इसकी भी थोड़ी सी उनको उत्तर दे देना चाहता हूं कि यह जो एकलव्य मॉडल स्कूल है यह सैद्धांतिक तौर से मंत्रिमंडल के द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि जिन प्रखंडों में 50% से अधिक एवं 20,000 से अधिक आबादी है उन गाँव में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाया जाए। उसके तहत कुल मिलाकर के 740 से अधिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं और ये 5 साल के अंदर बनाए जाएंगे। 2024 तक इसको भी पूर्ण करना है और इस दृष्टि से यह कार्य प्रारंभ हो गया है और लगभग इस पर 29,000 करोड़ से अधिक राशि वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी है इस योजना के लिए। यह योजना पूरा होने के बाद आगे हम इसकी समीक्षा करते हुए निर्णय लेंगे कि उन क्षेत्रों के बारे में क्या और बेहतर किया जा सकता है। जी कुमारी जी माधवी। Thank you, Speaker, sir. Sir, I am representing the tribal constituency of Araku. Sir, where even now basic infrastructure need to be improved vastly. Sir, the state government of Andhra Pradesh has been extending all possibilities help to improve the facilities, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister, what are the steps being taken by the central government to improve the basic infrastructure in the state of Andhra Pradesh? Sir, I am also requesting the Honorable Minister, under Pradhan Mantri Adi Adarsh Grama Yojana, please, if any possibilities, please improve the number of villages, which is very much helpful too, sir. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, अभी तो ये फर्स्ट फेज में हम लोगों ने इस तरह के नीतिगत निर्णय लिए हैं और इसकी सूची जारी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही रूरल डेवलपमेंट के यानी यह जो योजना है इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जिन गांवों को हम चयनित किए हैं या वैसे गांव जहां पर आधारभूत संरचना की कमी है वैसे गांव में सभी मंत्रालयों के उन योजनाओं को पूर्ण रूप से सम्मिलित करते हुए उस गांव को सैचुरेशन मोड में लेकर के आना है। तो सैचुरेशन मोड में लाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि एक गांव को आप चयन करें तो उसकी पूरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
इनकम जनरेशन से लेकर के उद्यमिता से लेकर रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर और बाकी जितने कम्युनिकेशन, चाहे वो 4G का मामला हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का मामला हो, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होना चाहिए और सैचुरेशन मोड में। तो मैं माननीय सदस्य से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गांव, जो गांव आपको लगता है कि गैप है, उसकी सूची आप जिला स्तर पर दे करके इसको स्थानीय स्तर पर सम्मिलित कराते हुए आगे कार्य को जारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 श्री उत्तम कुमार रेड्डी। क्वेश्चन 305 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Speaker sir, in the reply given by the minister, they have said that the unspent CSR funds can be carried forward for the next 3 years. I wish to seek a clarification of the minister whether it is unspent funds on committed projects or all unspent funds that you're going to carry forward for the next 3 years. Then because the understanding in all company secretaries is that unspent funds on projects which have been commenced, not all unspent funds. Anyway, so your reply said that. Second, the amendments to the Companies Act as far as CSR funds is concerned is applicable from what date or what financial year? And for those companies for which the amendments are not applicable, have any penal provisions or legal consequences, legal action been taken against those companies who have not followed the government rules of spending 2% on the funds? Then, sir. Okay. Sir, I'll just finish. I'll just finish. I'll finish. Okay, sir. आपको सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं करूंगा, नहीं तो फिर any company which falls under the purview of section 135 as per the act has to spend 2%. Now, if they have not spent the 2% in the given year, then they have to put it in an account, which is called the CSR account. And that CSR account can be put forward for 3 years if the first year the project has not been completed. That is one thing. The second thing the honorable member asked was, this is, sir, they have taken up a project and they have not completed the project, they can complete it in 3 years. Also, if on a project they have overspent, then they can set it off for the next 3 years. This is what my reply says, sir. I also want to answer the second part of the question, which was, I forget what he asked. माननीय सदस्य प्लीज पूछ लेंगे आप। Sir, Honorable Speaker, sir, the unspent amount on a project, or if a company does not spend CSR for the year, can they take it, or are they allowed to take it forward for the next 3 years? Second, from what date are your amendments to the Companies Act as far as CSR is concerned? From what date or financial year are they applicable? Now, those companies which have defaulted before the amendments are coming to place, are you taking any legal action or any penal provisions? In the Act, it says preference to be given to local areas. Now, what is local areas? Now, can you please define what, in the Act, what says local areas is what? Lastly, sir, Singareni called this as a company, Government of India and Government of Telangana company, which has been violating the CSR funds repeatedly. Is there any monitoring of the way it is being spent? Thank you, sir. Sir, 4 प्रश्न पूछे हैं, 2 पहले पूछे थे, नहीं 2 पहले पूछे थे, दोबारा उनको रिपीट किया उन्होंने, एक नया पूछा है। sir, जो company अगर किसी चीज को, if they have taken up a project and they have not completed the project, then they can put the money in a CSR fund. And for the next 3 years, they can spend to complete that project. This is what the law states as per the Act. What the companies have done, I do not know. If they ask a specific question on that, I'll let him know. As far as penal provisions are concerned, they have made a civil wrong recently. There's no more a penal provision. It's a civil wrong, and that has been taken decision consciously because we think that companies are contributors of wealth to the nation and we should not penalize them. So that is the second thing.
The third question that you asked, when was it applicable from? I don't have the exact date as to when it was applicable from, but it probably in the preceding year. छोड़ो शशि Uttam, I'll follow up on your point. Uttam, I'll follow up on your point because, in fact, the minister, there is a lapse here, sir, in your answer. I have the report of the high-level committee on CSR set up under the Secretary for Corporate Affairs, which actually makes a number of recommendations, only one of which you have put into the company's amendment bill. Whereas, Mr. Speaker, sir, the recommendation and the question that the honourable member asked is as follows. Unspent CSR amount for a particular year may be transferred to a separate designated account created for the purpose. So if you haven't spent 2%, not just on an incomplete project, you can put that for another account. Such unspent account and the interest earned thereon be spent within a period of 3 to 5 years, failing which the same be transferred to a fund to be specified by the central government, which may be used for innovative high-impact projects related to activities listed. Now, the question, sir, is, if that is the case, why was this not reflected in the Companies Amendment Act when it was brought to the Parliament in 2020? So, I mean, I fully understand my colleagues' frustration and confusion, which is shared by many companies, because they don't understand whether it is the recommendation of the high-level committee that was behind the intent of the bill, or whether the bill actually deliberately omitted that since it's not present in the bill. The Minister should please clarify. Sir, the CSR amendments came into, were applicable from the 22nd of January 2021. The Act was passed a year before, as you say. Now, the recommendations on what was with the background of those decisions, I cannot specify whether it was considered or not, what the recommendation of the committee was considered or not. But the amendments took place a year after the Act was promulgated. So therefore, I don't understand what your question is. I mean, it's afterwards that it was promulgated. आप बताइए मंत्री. Sir, with your permission, I would like to say the Act may not specify some of those implementable rules which are later clarified, and either through the rules or even sometimes through the frequently asked questions and so on. Honourable Member Shashi Tharoor is right in pointing out how it works out. And the concern of Honourable Member Uttam Kumar Reddy is all well taken. But I'm not commenting on a specific company. He referred to Singareni Collieries. I'm not commenting on it. But in general, periodically the Ministry of Corporate Affairs holds meetings with companies, accountants, and company affairs. Secretaries also go around talking to different companies. But I do grant it that more detailed spread of information is required so that this confusion doesn't prevail. But the question of confusion probably on what Honorable MOS has said, that for 3 years you can use, because many companies, board-driven decisions are to build hospitals, for instance, as an example. They cannot be completed within 1 year. So the amendment reflected to that extent to say, keep it carrying forward for the next 2-3 years. Or if the first year, laying of the foundation took away 2/3 of what you wanted to do, which doesn't come under the yearly limit, you can offset it in the next year. All these were done with an intention that the board-driven decisions are going to be facilitated by the rules so that they're not obstructionist, they can carry forward. But as regards the local matter, I certainly want to highlight the fact that there has been a lot of interest, a lot of desire that companies spend their money in the local areas. Boards are very conscious of it. After all, CSR is a board-driven decision. No government can impose on them saying you have to spend it on this area or that area. But companies are greatly, nowadays, more increasingly aware that local area priority should be taken up. That much I want to explain, sir. Thank you. Question number 306. माननीय शु तिरुवक्कर सर. Sir, question number 306.
तिरुनावुक्कर सर, ओके, वाकर सर, ओके। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैं सभापति, संशोधन करूंगा ना आपके नाम को, इसलिए संशोधन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पे रखा गया। गलती किसी से भी हो सकती है, नाम का उच्चारण सही होना चाहिए। माननीय ऑनरेबल मेंबर। Sir, thank you, sir. There has been a long pending demand from EPS 95 pensioners to raise their meager pension amount of 1,000 rupees per month. Sir, in 2012, the Kosari committee has recommended to hike the pension to a minimum of 3,000 rupees. Recently, Parliamentary Standing Committee on Labour also has given a report that the minimum pension, which was announced in 2014 and continues to be applicable till date, is grossly inadequate. And rupees 1,000 is reportedly not being given to many pensioners owing to various reasons. And sometimes the pension amount is as low as 460, something like that. So this is a serious issue. I would like to know from the Honourable Minister whether the government has any proposal to hike the EPS 95 pension substantially. That's my एक मंत्री जी जानकारी के लिए ही बता देना, 2014 के पहले कितनी पेंशन मिलती, 2014 के बाद कितनी पेंशन मिलती। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ईपीएस 95 भारत सरकार की एक स्कीम जिसको 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इसमें पुरानी स्कीमों का मर्जर हो गया था। इस स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% है और भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है 1.16% है। इस स्कीम के अंतर्गत पहले बहुत मिनिमम पेंशन जो है मिला करती थी। जो इसका फार्मूला है वो पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी, उसको 70 से डिवाइड करने के बाद इसका फार्मूला बनता है। पहले बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पहले काफ़ी कम मिलती थी और काफ़ी सारे संघों की मांग थी। यही कारण है कि सरकार में आने के बाद सरकार ने इसको 19 अगस्त 2014 को नोटिफाई किया और 1/9/2014 को सरकार ने न्यूनतम 1,000 रुपये किया है। ऐसे में कोई पेंशन के अगर आश्रित हो, उनके कोई परिवार के व्यक्ति अगर रह जाते तो सबको न्यूनतम 1,000 मिलेगी, जिसके द्वारा भारत सरकार के फाइनेंस मंत्रालय द्वारा एक विशेष राशि भी ईपीएफओ फंड में दी जाती है। ये पेंशन जो है, ये जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा दिए गए उनके द्वारा अंशदान के न जोड़कर उनके जो मालिक और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अंशदान से बनती है। अतएव जो उसका बीमा का फार्मूला है वो प्राप्त अंशदान के आधार पर ही ईपीएफओ निर्धारित करता है। वर्तमान में यही स्थिति है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Sir, if the amount is not distributed in the proper time, whether it will be given with interest, number one. Sir, another question, it has been recently reported that a Ukraine-based cyber security researcher and journalist has claimed that about 288 million personal records containing the full name, bank account number, and nominee information of the employees, pension scheme EPS holders of the EPFO have been exposed online before being taken off the internet. I think if it is true, it's a very serious issue which requires to be investigated and raise serious questions regarding this effectiveness of the system of EPFO to protect the user data. I would like to know from the Honourable Minister whether it is true and what are the steps taken by the government, whether any investigation is done and what is the result of the investigation. माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला कि ईपीएफओ फंड के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा डाटा के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है। ईपीएफओ की 225वीं बैठक में ईपीएफओ को क्या जो आईटी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारे ईपीएफओ के संगठन के द्वारा भी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी अभी पिछली बैठक में आई है, उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जहां तक इनका ये कहना है कि पेंशन न मिलने के कारण सरकार के द्वारा क्या रिफॉर्म किए गए हैं, मैं आपकी अनुमति से कुछ रिफॉर्म्स पढ़ना चाहता हूं।
ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट हम 99% तक कर रहे हैं। ऑटो क्लेम सेटलमेंट फॉर इलनेस एंड कोविड-19 क्लेम भी हमने किए हैं। कोविड-19 स्पेशल एडवांस सेटल भी हम 3 दिन के अंदर हमने किया है। मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट का भी क्विक डिस्पोजल के लिए हमने पूरी स्थिति बनाई है। फैसिलिटी ऑफ डिगी लॉकर फॉर पासबुक और पीपीओ एंड ऑनलाइन पासबुक फैसिलिटी ये भी हमने मेंबर पोर्टल पे उपलब्ध कराई है। ई नॉमिनेशन स्पेशल ड्राइव उसको भी हमने उपलब्ध कराया है। उमंग और खास करके जो शिकायत आती हैं जिसको पीएम ग्रीवेंस के माध्यम से हमने ईपीएफआई जीएमएस और उमंग ऐप के साथ जोड़ा है। लगभग 3000 के करीब शिकायतें आती हैं, उसका विश्लेषण सीपीएफसी द्वारा किया जाता है और एक मासिक स्तर पर मेरे स्तर पर भी बैठक के माध्यम से किया जाता है ताकि हम उसका कर सकें। कई बार पेंशन की गणना के लिए भी दिक्कत होती है, उसके लिए हमने ई कैलकुलेटर भी उनको दिया है। उसके साथ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको बार बार पेंशन सेंटर पे अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। पिछली बैठक में हमने निर्णय पास किया जिसमें हमने फेस वेरिफिकेशन को भी अलाउ किया है ताकि पेंशन प्राप्त करने वालों को सुविधाजनक रूप से पेंशन मिल सके। एन.के. प्रेमचंदन जी। Thank you very much, Speaker, sir. Sir, it is a fact that the 16th Lok Sabha has discussed about EPS 95 on the basis of a private member resolution moved by me, and it was discussed on 9 days, and finally the government has appointed a high-empowered committee so as to look into all the issues, and committee has been constituted and the committee has had a consultation with me as per the direction of the government order. And on the basis of the recommendation, it is decided to enhance the pension to 2,000 rupees. That is a specific question which was put in by whether the government is looking on to this aspect of enhancement of pension, and also another direction has been given by the EPFO authorities that 10 years of continuous service is the minimum requirement for the entitlement of the pension. But unfortunately, the EPFO authorities has made an interpretation that 10 years means 3,650 days of attendance. Sir, Honorable Speaker, sir, 1 second, sir. Sir, how it is possible as far as a cashew worker to have 3,650 days of work? So it is not applicable to the cashew workers. Kindly clarify that point also because it is adversely affecting the... माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछा है हाई पावर कमेटी के लिए, हाई पावर कमेटी की बात केवल पेंशन को इंक्रीज करने की नहीं थी। हाई पावर कमेटी ने अपने 8 पॉइंट पे विषय कहे थे, जिसमें पहला लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड, उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। दूसरा जो मंथली पेंशन है, मैंने आपको पहले कहा है वो फंड के माध्यम से कंट्रीब्यूशन से होती है। तीसरा जो विषय है पीरियड ओवर विच द एवरेज पेंशनेबल सैलरी इज कैलकुलेटेड, उसके लिए हमने काफी सुविधाजनक काम किए हैं। रेस्टोरेशन ऑफ commuted value of pension, reintroduction of the provision for the commutation of pension, restoration of the provision of the return of capital, linking the monthly pension with the cost of living index, or issue of payment of pension on higher actual wages to employees of exempted establishment. ईपीएफओ कमेटी में इन हाई लेवल कमेटी की 8 रिकमेंडेशन पे पूरी तरीके से विचार किया है। जहां तक वो कैशू वर्कर का बात बता रहे हैं, माननीय सदस्य मुझे पत्र भी दे चुके हैं, वो एक अलग ग्रीवेंस है, मैं उनका उत्तर उनके पत्र का निश्चित रूप से दूंगा। रवनीत सिंह जी। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, पहले तो मैं लुधियाना से मैं आता हूं क्योंकि बहुत एमएसएमई है वहां पे, तो जो हमारा लुधियाना का रीजनल ऑफिस है वहां पे कमिश्नरेट है सर, उसका रैंक पहला आया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। 0 पेंडेंसी है सर उनकी। और मैं अगर बात करूं सबसे पहले, क्योंकि एमएसएमई की अगर बात करूं सर 29%, 29% जीडीपी में उसका हिस्सा है। लॉकडाउन की बात करूं खास तौर पे सर, तो एमएसएमई 9% तो बिल्कुल बंद हो गई सर इसमें। दूसरा सर तकरीबन 67% सर टेम्परेरी शटडाउन रही। आप माननीय सदस्य, आप तो प्रश्न पूछा, आप मंत्री की तरह जवाब मत दो। थैंक यू स्पीकर सर। इसलिए मंत्री साहब, क्योंकि कोई ना कोई तकलीफ, चाहे एम्प्लॉयर हो वो अपना हिस्सा नहीं डाल सका, चाहे एमएसएमई वाला हो वो अपना हिस्सा नहीं डाल सका, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पीएफ में आ रही है। तो इसलिए क्या आप जो सरकार उनके डैमेजेस हैं, जहां इंटरेस्ट है, उसमें कोई अपनी तरफ से क्या करने जा रही है जो उनका फायदा हो सके? दूसरी क्वेश्चन तो नहीं है, लेबर जो कमेटी है उसने तकरीबन अपनी रिपोर्ट में बताया है जो उनकी ग्रीवेंसेस, जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, लगातार गिरावट आ रही है, सरकार हल नहीं कर पा रही।
तकरीबन जो 20 का आंकड़ा है उसमें 30,400 शिकायतें जो अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, जिसका कोई हल नहीं हो सका। ये लगातार बढ़ रही हैं। ये लेबर मिनिस्ट्री रिपोर्ट है पार्लियामेंट कमेटी की। तो दोनों चीजों का अगर आप बता दें, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इसका लॉकडाउन में और कोविड के वजह से हुआ है, तो वो गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे? थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से लॉकडाउन के टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति के कारण हमारी माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हैं। ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा किया गया था। मुझे लगता है कोविड में सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा राहत का कदम उठाया था, तो ये वाला कदम उठाया था। दूसरा जो विषय है, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद देना चाहूंगा कि लुधियाना के हमारे ऑफिस की कार्यक्षमता के बारे में उन्होंने प्रशंसा प्रकट करी है, लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि हमारा भी ये मानना है कि ईपीएफओ दुनिया के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी फंड में है और जिसके सबसे ज्यादा जो हमारे जिनको सेवा करनी है वो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमारे ईपीएफओ संगठन के द्वारा पिछली 2 कमेटियों से लगातार ट्राईपार्टी माध्यम से, जिसमें वर्कर्स के भी प्रतिनिधि थे, उद्योग श्रमिकों के प्रतिनिधि थे और सरकार के प्रतिनिधि थे, हमने 4 कमेटियां गठित करी है, जिसका एक का मैंने पूर्व में उल्लेख आईटी कमेटी का भी करा, लेकिन हमने एचआर ग्रीवेंस का, पेंशन सॉल्यूशन का और कैपेसिटी बिल्डिंग का, तीनों का हमने गठन किया है और कमेटियों की रिपोर्ट को इस बार हमारी बोर्ड की मीटिंग में स्वीकार किया गया। इसकी कार्यान्वयन हम जल्दी ही पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 307 बसंत कुमार पंडा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने उड़ीसा के राष्ट्रीय स्मारक के बारे में विस्तार से उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम उड़ीसा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा का ज्यादातर क्षेत्र पहले सेंट्रल प्रोविंस में था, आज उड़ीसा के आखिरी छोर पर है, तब भी सेंट्रल प्रोविंस के आखिरी छोर पर थी, इसलिए उपेक्षा का कारण रहा बना है। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित स्थानों को इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का विचार करें। समलेश्वरी मंदिर संबलपुर, पाटनेश्वरी मंदिर बलांगीर पाटनागढ़, हरिशंकर मंदिर जिला बलांगीर, नरसिंहनाथ मंदिर जिला बरगढ़, लंकेश्वरी मंदिर जिला कालाहांडी, माणेश्वरी मंदिर जिला कालाहांडी, पातालेश्वर मंदिर जिला नुआपड़ा, जोगेश्वर मंदिर जिला नुआपड़ा, दधिमाबन मंदिर जिला नुआपड़ा, साबर श्रीक्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर कोरापुट और उसके साथ साथ ये अमृत महोत्सव के पावन बेला पर स्वतंत्रता सेनानियों का एक पीठ है सालियागढ़, जो कि 1930 में जंगल सत्याग्रह का प्रभावित होकर के प्रजामेली हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण हुआ था, उसको राष्ट्रीय स्मारक रूप से घोषित किया जाए और उसके सुरक्षा और विकास के लिए सुचिंतित व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में कुछ स्थानों का जिक्र किया है और उनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में सम्मिलित करने का जिक्र किया है और उन्होंने इतिहास बताते हुए ये भी बताया कि इनकी उपेक्षा हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि एएसआई की स्थापना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी। उसके बाद अंग्रेजों के समय ही एक एक्ट 1904 में, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में आया था। देश आजाद होने के बाद एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 बना था। इसके माध्यम से हम जो राज्यों से प्रस्ताव आते हैं, वैसे भी कोई आदमी एनजीओ भी प्रस्ताव दे सकता है, उनको हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में सम्मिलित करते हैं। आपने जो स्थानों का जिक्र किया है वो राज्य के माध्यम से आने के बाद वो हिस्टोरिकल साइट होनी चाहिए। हिस्टोरिकल साइट के साथ साथ उसमें आर्कियोलॉजिकल वैल्यू, पुरातत्व का भी उसमें भाव होना चाहिए और ऐसी साइट होनी चाहिए जिसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट करने से
देश को फायदा होगा। अगर ऐसी चीजें सम्मिलित होती है, पात्रता रखते हैं वो स्थान, तो निश्चित रूप से इसकी जांच करके परीक्षण कराया जाएगा। धन्यवाद। ठीक है। श्री मनोज तिवारी। अध्यक्ष जी, मुझे बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार संस्कृति, कला, शिल्पकार, कलाकार के लिए बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जैसे हमारे देश में जियोग्राफिकल मैपिंग हुई है, क्या वैसे कल्चरल मैपिंग करने की कोई योजना संस्कृति विभाग की है? क्योंकि कलाकारों के लिए स्कॉलरशिप, बेस्ट पेंशन, ये सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उन कलाकारों की परिभाषा क्या है? हु इज द एप्रोप्रिएट आर्टिस्ट? और कितने कलाकार हैं, कितने कीर्तनी हैं, कितने रामायणी हैं, विभिन्न धर्मों के गायकार हैं, ये सब जब पता चलेगा तो सही मायने में उनको जाएगा। तो सरकार क्या कल्चरल मैपिंग के लिए कोई योजना ला रही है? यदि हाँ तो क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सुझाव के रूप में है। निश्चित रूप से आगे विभाग में जब कार्रवाई होती है तो कल्चरल मैपिंग के बारे में निश्चित रूप से चिंतन करेंगे। सर दिन्ना जी। You, sir. There's a very important archaeological site in Goa called Old Goa, which is also a religious center. In the premises, one house has been built. People are on hunger strike for the last 1 year. I also brought to the notice of the government. I would like to know whether any decision has been taken to demolish that house, because the Panchayat has given a decision to demolish that particular house. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का कोई सीधा संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है, फिर भी मैं डिटेल ले लूंगा और जवाब दूंगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 308 श्री PR नटराजन। 308। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable member. Sir, a detailed reply was given by the minister, but sorry to say that it is not clearly mentioned about the beneficiaries. It's not centrally, it is not maintained. The beneficiaries result. So we need a reply from the ministry regarding the beneficiaries list that must be maintained by the center. The second point is that you mentioned about the Coimbatore opening up more training institutes at Coimbatore, Tamil Nadu, but a time-bound instruction must be given by the minister, please. Thank you, sir. जी, माननीय मंत्री जी। Sir, the honourable member has asked two questions. One is about keeping a list of the trainees. I just want to point out to him that the details of all the trainees for the short-term training programs, the NAPs, the JSSs and the ITIs are maintained by the various institutions that deliver those skilling programs. To the question about expanding the skilling network in Tamil Nadu and Coimbatore, sir, Skill India is a demand-driven program, and as the demand for skilling increases, the government of India and the state government respond accordingly with either a diversification of skill programs or increasing in the capacity of developing the skills, delivering the skills. So it is a very demand-driven program, sir, and as the demand increases, the capacity increases. Thank you, sir. Second supplementary, हो गया? श्रीमती S. ज्योतिमणि जी, quick question, please. Yes, thank you for the opportunity, sir. Sir, despite the government's putting continuous efforts for decades, the training on women is not giving the desirable outcome, I feel, due to the gender stereotype approach in the training. We have so many lists of training. We used to go for a tailoring, beautician course and the simple computer MS Office. Now, Honorable Minister will well aware that we are living in the era of artificial intelligence. Women are capable enough to have any such new current training. I would like to know from the Honorable Minister that the government has any plan to revamp their training system according to the current need. Also, the women need lot of skill of different kind, communication, language, and even they don't even know how to write their CVs. They don't even know how to attend interviews. They don't even know
know how to approach banks with the proposal. So government, the training has incorporated these kind of things. I would like- Please, हो गया. Please. I just, with respect to the honourable member's query or doubt, I want to clarify that there are over 5,000 programs in the Skill India ecosystem. There is no bar for any of those programs to be followed by women candidates or women students. It is not, as I think she is misinformed, that there are some programs for women alone and there are other programs for men. It is not like that. प्रश्नकाल समाप्त हुआ। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र श्री आइटम नंबर 2 श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। In today's list of business. आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। मैं करूंगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 6 पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के नाम के आगे जो दस्तावेज जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से संबंधित है, आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्रीमती रेणुका सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम पर सूचीबद्ध कागजात को सभा पटल पर रखना चाहती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10 डॉक्टर भागवत कराड़ जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 10 in the list of business for today. आइटम नंबर 11 महासचिव महोदय। Sir, I have to report that Rajya Sabha, at its sitting held on the 4th August 2022, agreed without any amendment to the Family Courts Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 12 श्री गिरीश बापट जी। महोदय, मैं आज कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति का 15वां, 16वां, 17वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13 श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I rise to present the report number 51st and 52nd Hindi and English versions of the Public Accounts Committee 2022-23 as listed against my name in today's list of business at serial number 30. Item number 14, Shri Beni Banerjee. Sir, I rise to present the 8th report, Hindi and English version of the Joint Committee on Office on Profit, 7th Lok Sabha as listed against my name at serial number 14, today's list of business. Item number 15, Shri Rodmal Nagar ji. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 14वां और 15वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। Item number 16, Shri Ramakant Bhargav ji.
माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 16 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक समिति स्थायी समिति के 35वां, 36वां, 37वां और 38वां की गई कार्रवाई प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 17 श्री के रघुराम कृष्ण राजू जी। Honorable Chairman, sir, I beg to lay on the table a copy each of the following reports in both Hindi and English versions of Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 118th report on the subject Review of Guardianship and Adoption Laws. And number 2, 119th report of the action taken on 111th report of the Committee on Strengthening of Grievance Redressal Mechanism of Government of India. Thank you, sir. आइटम नंबर 18 श्री पंकज चौधरी जी। के निर्देश के अनुसरण में आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और लोक आस्तिक प्रबंधन विभाग से संबंधित वित्त संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानता हूं। वित्त मंत्रालय के अनुदान मांगों 2022-23 की जांच से संबंधित वित्त से संबद्ध स्थायी समिति 17वीं लोकसभा की 40वीं रिपोर्ट दिनांक 22 मार्च 2022 को लोकसभा में रखी गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। समिति द्वारा वास्तविक बजटीय अनुमान तैयार करने, स्वीकृत निधियों के स्तंभ उपयोग, परिणाम बजट, अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश, पूंजीगत व्यय, राज्यों को निधि, ब्याज भुगतान और सरकारी उधार, बैंकिंग क्षेत्र का शुद्धिकरण, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक, डिजिटल अर्थव्यवस्था और बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी और उसमें शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करने संबंधित 13 सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण वित्त से संबद्ध स्थायी समिति को भेज दिया गया। समिति द्वारा 40वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दी गई है। मैं अनुबंध की विषय वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और मैं ये अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए। आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I want to make a statement regarding the status of implementation of the observations contained in the 294th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on development and conservation of museums and archaeological sites, challenges and opportunities pertaining to the Ministry of Culture. Thank you. आइटम नंबर 20 श्री राजीव चंद्रशेखर जी। I rise to lay on the table of the House a statement regarding the status of implementation of the recommendations and observations contained in the 28th report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on the action taken by the government on the recommendations and observations contained in the 19th report of the Committee on Demand for Grants 2021-2022 pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you, sir. आइटम नंबर 21 श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 21 के सामने मेरे नाम के आगे पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों, टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 21A श्री रवनीत सिंह जी। श्री रवनीत सिंह जी, आइटम नंबर 21A।
सर ये बिल वापस लेना चाहिए, एंटी फार्मर बिल है ये, बिल्कुल ये Mr. Speaker, sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Electricity Act. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। कोई आपत्ति तो रख रहे हैं? What is this? जी प्लीज। Sir, thank you very much, Mr. Chairman, sir. Thank you very much, sir. Sir, I rise to oppose this bill very vehemently. Under Rule 72(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha on 3 constitutional grounds. Sir, number 1, many of the provisions in the Electricity Amendment Bill 2022 are against the federal structure of the Constitution. Sir, it is an accepted principle. Sir, it is an accepted constitutional position that the basic features or the fundamental characters of the Constitution shall not be amended or altered. But the federal fabric of the Constitution of the country, taking into confidence of the particular states of the Union of India, it is not being taken into consideration. So the provisions of the Electricity Amendment Bill 2022 is violating the provisions of the federal character of the Constitution. That is the first objection which I would like to raise. And the second objection is, sir, power or electricity is a subject which comes under the concurrent list in item number 38 of list number 3 under Schedule 7 of the Constitution. So since it is a subject which is coming within the purview of the concurrent list, definitely it is the bounden duty or the obligation, mandatory obligation on the part of the government to have an effective consultation with the states and stakeholders also. But unfortunately, no consultation has been done with the states before making or before proposing this legislation. Sir, in the year 2001, at the time of enacting the law, there was effective consultation was there. It was sent to the standing committee and effective consultation, deliberation, everything was done. But here in this case, unfortunately, no consultation was done with the states. So we urge upon the government before proposing the legislation, the states of the Union of India should be consulted. That is the second objection which I would like to make. And the third objection is, this is violation of Article 39B, the directive principles of state policy of the Constitution. Why? So the indiscriminate privatization of the distribution system in power sector by granting license to multiple agencies in the same area. In the same area, multiple private agencies will be allowed to do the service, then it will result in the tariff hike, and that will adversely affect the interest of the ordinary consumers as well as the farmers, because they are getting the subsidy of power subsidy is being getting. So the entire distribution network and the infrastructure it was built upon, thousands of crores of rupees have been spent from the public sector. This is our money. But the private companies are being allowed to mend money out of the infrastructure made from the public sector. It is against Article 39B of the Constitution. So on all these grounds, that is indiscriminate privatization against the federal principles, and the power is a concurrent subject which is coming under the list 3. On all these grounds, I strongly oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. Thank you very much, sir. Mr. Chairperson, sir, I rise to oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. Any amendment to an Act of Parliament can't frustrate the object of the Parent Act, especially if it goes against the statements of objects and reasons and the scheme of the Parent Act itself. This bill seeks to amend the Constitution through a statute and therefore is beyond the legislative competence of this House, Mr. Chairperson, sir. Number 2, Mr. Chairperson, sir, the object of the Electricity Act 2003 was to protect the interests of consumers and supply of electricity to all areas. Section 4, 5 and 6 of the Act create obligations on both the centre and the state for ensuring supply of electricity to rural areas and by extension to the poor. Mr. Chairperson, sir, this amendment bill substantially weakens the power of the states to achieve this objective
by providing for multiple privately owned distribution companies in the same area to allow them to use the existing infrastructure. This, Mr. Chairperson, sir, I'm afraid will lead to privatization of profits and nationalization of losses. My penultimate objection to this bill, Mr. Chairperson, sir, is the bill usurps the rights of the states through amendment to Section 79J. The centre is empowered to issue licenses to a multi-state distribution company with no consultation with the states. The State Commission's role is drastically reduced, even though the responsibility for operation and management stays with the states. And my final objection, Mr. Chairperson, sir, is the bill adds that if any state commission is unable to perform its functions on account of vacancies, the central government may, in consultation with the state governments concerned, entrust its functions to any other state commission. This is consultation but not consent of the states, Mr. Chairperson, sir. The other state commission may not be aware of the local dynamics of power distribution in the targeted state. This again usurps the powers of the state. In conclusion, Mr. Chairperson, sir, may I say that the tariff setting applied within a state has been put under the purview of the respective state commissions. But this amendment bill appears to give an overriding power to rules prescribed by the centre when it comes to state commissions' powers to fix the tariff for retail sale of electricity. The word prescribed by the central government occurs 8 times in the original act, whereby it occurs, Mr. Chairperson, sir, 9 times in the amending act. For these reasons, I would like to urge the government to withdraw this bill and have a detailed consultation with all the stakeholders. Thank you, Mr. Chairperson. Sir, I vehemently oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. On behalf of my party CPIM, under Rule 72 of the Rules of Procedure and the following grounds. Sir, 1. The bill is a proposal for complete centralization of authority, and it is a frontal attack on the federal principle of our constitution. Many states have strongly protested against the bill, as the electricity comes under Article 246 list, Schedule 7, third in the item 38 in the constitution. So it is purely under concurrent list. So it's a detailed discussion needs to be done with the stakeholders. Okay. My second point is, sir, it is against the principle laid by the Honorable Supreme Court dated 11/4/2017 in the Energy Watchdog case, Civil Appeal 5399 and 5400 of 2016. The Honorable Supreme Court uphold the role of the state electricity boards. Sir, I quote from the judgment. It gives the state enough flexibility to develop their power sector in their manner they consider appropriate. The third point, sir. The third point is that withdrawal of the bill was one of the main demands of the year-long farmers' struggle. Sir, government had given written assurance to the farmers. Okay, you have made your point. Adhir Ranjan ji. Yeah. Sir, thank you, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of this bill under 72(2) on the rules of procedures and conduct of business in Lok Sabha. Sir, first of all, this bill clearly violates the principle of cooperative federalism in our country, as has been stated by my colleague also. The bill puts more power in the hands of central government, effectively diluting the powers of the state government. This goes against list 3 concurrent of the Constitution, where electricity is a concurrent subject. Sir, the establishment of the central authority like the proposed. आपके कुलीग बोल चुके हैं. Sir, ये नहीं बोला. ये जो बोला ये नहीं बोला. Sir, the establishment of a central authority like the proposed National Load Dispatch Center rips away the decision-making power of the T.R. Baluji. Sir, ये क्या हो रहा है सर? हो गया. नहीं सर, नहीं हुआ. नहीं, Mr. Manish Tiwari, no, please sit down. Baluji, no, Baluji, please start your. Mr. T.R. Balu, please. Ji, no, Mr. Manish Tiwari has, no, he has made all the points. Please don't repeat. माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे चेयरपर्सन सर जी आई ऑलरेडी चेयरपर्सन सर हमने ऑलरेडी
I have already given a letter. I have already given a letter to you. I have already given notice of my intention to move that the electricity amendment bill be referred to the standing committee for examination. तो वहां पर डिस्कशन हो ही जाएगा। ये जो पॉइंट्स उठाए उसका मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए हमने आपको नोटिस दे दिया है, तो ये बेकार समय का हाउस बर्बाद कर रहे हैं। और तो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो ही जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में सबके प्रतिनिधि है, वहां तो निर्णय हो ही जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी इच्छा स्पष्ट किसको प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। If I am on legs, how can you be? No, please sit down. Please sit down. आप अधीर दा बैठिए, अधीर दा, you are the leader, that's why you should sit. प्लीज बैठ जाइए, आप क्योंकि नेता हैं, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। विराज हाँ प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। पहले मंत्री जी की बात, मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हो? बात सुन लो मंत्री। माननीय स्पीकर साहब, एक मिनट। ऑनरेबल स्पीकर साहब, I have already given ऐसा कोई भी शब्द क्या हो तो निकाल देंगे प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर साहब, I have already given ऐसा notice of कोई my भी शब्द intention. क्या हो तो कार्रवाई से निकाल दूं, प्लीज बैठ। Honorable Speaker, sir, I have already given notice of my intention to move the following motion, that the Electricity Amendment Bill 2022 be referred to the Standing Committee on Energy for examination. Now, my simple submission is this, that this entire matter will be discussed in the Standing Committee. Okay. And the Standing Committee has representatives from all the parties. Therefore, my entire matter was that we can save the time of the House. नो and refer it to प्रॉब्लम। the Standing बिल Committee. जब स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का निर्णय के जब डिस्कस उसमें हो जाएगी ना। हाँ, एक प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य, लास्ट दिन है, ऐसा मत कीजिए, प्लीज बैठिए। नो, एक मिनट। ऑनरेबल मेंबर प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, कभी भी जब इंट्रोड्यूस बिल होता है मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पर्याप्त समय। जब माननीय मंत्री जी इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेंशन कर रहे हैं, तो उस समय जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप उस रिपोर्ट पर आकर चर्चा करेंगे। क्लियर कर दिया ना, अब क्लियर कर दिया ना। आपकी एक मिनट मैडम, प्लीज मैडम, आप सबकी डिमांड यही थी ना? नहीं, मैं अधीर रंजन जी साहब, मेरी बात, एक मिनट। मुद्दे आपके थे और मुद्दों के बाद वो था कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजो। नहीं, ऐसा नहीं सर, हम लोग इंट्रोडक्शन के समय विरोध किया। हाँ, इसके लिए ये मायना ना निकाला जाए, इसको स्टैंडिंग कमेटी के भेजने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। एक सबको दूंगा मौका, एक मिनट। हाँ, नहीं आना चाहिए, ना स्टैंडिंग कमेटी ना सदन, यही हमारा मांग है। ओके, आपकी बात सुन ली। एक मिनट प्लीज मैडम बैठिए। एक मिनट आप भी बोल लें बालू जी, कोई बात नहीं। सर बोलिए ना, आपने मेन बात बोल दी आपने। सर बोलने का मेन बात बोल दी आपने। Very simple, sir. Sir, नहीं, मेरा कहना है very simple. Even before what we want to say, the ministry is eager to send it to the standing committee. Why should he introduce the bill at all? He should have kept quiet for some time. Sir, 35 years ago, my late leader, Dr. Kalaya Karnanidhi, while he was in Chief Minister of Tamil Nadu, he has introduced a free power scheme. More than 22 lakhs pump sets are availing the free power. 14.38 lakhs hectares are enjoying. The farmers are having the 14.38 hectares, they are enjoying the free power. Okay. So what will happen to them? What will happen to the poor farmers? See, we have to get the answer, elicit the answer from the minister, then only we can allow them to. Okay. See, the same thing should continue. That is why the bill has to be withdrawn, or it has to be sent to. मिस्टर बालू बोल रहे हैं, आप क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं? Allowing to standing committee, No. no problem, sir.
अधीर रंजन जी, एक मिनट बोल दें आप। सर एक मिनट बोलते हैं सर। सर बात ही है कि सर ये सिर्फ हम लोग यहाँ से नहीं, मान लीजिए तेलंगाना की सरकार, पुदुचेरी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, सारे इनको विरोध पहले ही कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिनके साथ सरकार की जब चर्चा चल रही थी तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर कुछ बदलाव लिया जाए तो संयुक्त मोर्चा के सारे सदस्यों के साथ, संगठन के साथ बात करते हुए कोई अगर परिवर्तन करने की जरूरत है तो कहा किया जाएगा, लेकिन ये नहीं मानने के लिए तैयार है। सर ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश लाने वाला एक बिल है। और सर 27 लाख हिंदुस्तान की स्वागत राय जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। हाँ, एक मिनट बोल रहे हैं। Sir, एक मिनट। I oppose the introduction of the electricity amendment bill. This is an anti-people bill meant to pass. आप तो कानूनन बात करो। एक सेकंड। जब कानूनन बात करो तो कानूनन बात करो। क्या ये सरकार बिल ला सकती नहीं ला सकती? कानूनी परिधि से बात कीजिए आप भाषण मत दीजिए। नो, गलत तरीका आपका। अब सुनिए, गलत नहीं बोला। के समय आपका विरोध करने का हक है तो आपका कानूनी तरीके से ठीक है सर, आप फिर नियम से चलिए। This bill seeks to transfer state-owned power utilities to private hands. This bill seeks to give several power companies the right to distribute power in the same area. Sir, इससे क्या होगा, जैसा मोबाइल फोन का है, एक इलाका में 8-10 पावर ओके। सर, this last point. नियम प्रक्रिया से बात कीजिए। One last point. The government gave it in writing to the Sanjukta Kisan Morcha on 9 December. No. Sir, what is गलत। आपको भाषण नहीं, आप तो ये ला सकते हैं कि इस बिल को लाने का अधिकार सरकार को है या नहीं, इस पर आप बोल सकते हैं। वकील साहब बताएंगे। एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। माइक चल रहा है। नो, आप माइक चल रहा है तो माइक में इजाजत दी माने। एक मिनट मंत्री जी, मैंने आपको इजाजत नहीं दी मंत्री जी। आप वकील नो डिस्कस, नो डिस्कस। अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता अपनी साइड राय कर रहे हैं सब। केवल इस विषय पर इंट्रोड्यूस के समय क्या नियम है ये बता दो इनको सबको। Legislative competence of the House is Yes. the only criteria. There is no other criteria. And I believe once the Honourable Minister saying is going to the standing committee, Mr. Baluji also said the same thing. If he's sending it to the standing committee, Okay. go to the standing committee. End of matter. नो, किसी सदस्य को इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्लियर डायरेक्शन। नो, बैठिए। आप रोज 100 लोग इंट्रोड्यूस पे लिख दोगे, 100 लोग को ऑब्जेक्शन करेंगे। नो, गलत। माननीय सदस्य, आपको मैंने कह दिया है, मैं आप सीनियर सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे, प्लीज अपनी सीट पर जाइए। प्रश्न ये कि विधेयक मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बिंदु बोलना चाहता हूं। ये आवश्यक ही बोला जाए ताकि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या तो जानबूझ के फॉल्स। अध्यक्ष मैं बोल रहा हूं, आप यदि बोले तो मैं सुने। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है इसका मैं प्रतिकार करूं। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के विरुद्ध इस बिल में कोई नहीं है। जो किसानों को फ्री बिजली मिलता था मिलता रहेगा, इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो ये इसमें सब्सिडी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसेस का प्रावधान है, ये पहले से है, 2003 के लॉ में है। ये जानते हैं कि 2003 के लॉ में है, लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक को गुमराह कर सके। अध्यक्ष महोदय, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सही नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जो कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, अध्यक्ष महोदय, हमने हर एक राज्य से कंसल्ट किया, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। इस बिल में कहीं कोई, ये बिल प्रो पीपल है, ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ लोग। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें।
सीट पर मांगा जाता है डिवीजन, सीट पर मांगा जाता है डिवीजन। आप जाओ अपनी सीट पर। I introduce the bill and I pray that this be referred to the standing committee for examination. हो चुका है, ऐसा कोई तरीका नहीं हो गया। श्री जसकोर मीणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान की सरकार का महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को देखिए। हमारी माननीय सांसद भरतपुर से सांसद है श्रीमती रंजीता कोहली जी, जिनके ऊपर चौथा अटैक हुआ है और चौथी बार अटैक हुआ है और बार बार खनन माफियाओं का अटैक वो झेल रही है। आप उसकी जान को भी खतरा है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार को, जिसमें महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार, बेटियों की सुरक्षा नहीं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, जिस प्रांत में माननीय सदस्य की सुरक्षा नहीं और दलित परिवार से आने वाली उस महिला के प्रति, हमारी सांसद बहन के प्रति जो अत्याचार होता है, हमें न्याय चाहिए। राजस्थान की सरकार जिस तरह से अन्याय कर रही है, राजस्थान की मुद्दा है ये, हमारी सांसद कर रही है। ये चौथा अटैक है, ये चौथा अटैक है उस महिला सांसद के प्रति। और महिलाओं की सुरक्षा कैसे कर सकती है सरकार जब सांसद की सुरक्षा नहीं? उसकी गाड़ी को तोड़ा और उसके ऊपर प्रहार किया, उसकी जान को खतरा है। माननीय सभापति जी, संज्ञान लिया जाए कि राजस्थान की सरकार बेटियों और महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील है। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार, आपकी बात ध्यान में आ गई है, आपकी बात रजिस्टर हो गई है, आपने कह दिया है, आपका विषय आ गया है। नाउ प्लीज सिट डाउन। 0 आवर को आगे चलने दीजिए। 0 आवर में बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघरी जी। डॉक्टर संजीव कुमार सिंघरी, श्री जुगल किशोर शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने का जो मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र और विधानसभा विजयपुर की ओर ले जाना चाहता हूं। यहाँ रेल लाइन जा रही है और रेलें आजकल 25, 30, 40 रेल रोजाना चल रही है। रोड ओवर ब्रिज की जरूरत है। गुड़ा सलाथिया, पुरमंडल, उत्तरबैनी और नगरोटा और विजयपुर क्षेत्र के लोगों के लिए ये विजयपुर स्थित पर रोड ओवर ब्रिज चाहिए रेलवे लाइन के ऊपर, ताकि सैकड़ों गाड़ियां जो घंटों तक खड़ी रहती है वो ना रहे और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि रोड ओवर ब्रिज गुड़ा सलाथिया और राय सचानी में बनाया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। फैजल जी। कुमारी चंद्राणी मुर्मू जी। Thank you, Chairperson, sir. Sir, public hearing plays an important part towards development of local areas where industries and mines are located or about to be set up to address environmental issue. People have their own concerns, especially when business and environment become the point of contention. Health and wealth are directly associated with environment. Sir, it is necessary to inform you that my parliamentary constituency, Keonjhar, Odisha, is enriched with natural resources like iron ore, manganese ore and other having a tribal density, surviving with a lot of difficulties for their livelihood till now, even after 75 years of independence. All the big corporate like Tata, Jindal Steel and Power Limited, JSW, ArcelorMittal, Rungta Group and many more have their remarkable presence in my parliamentary constituency by means of their mining operation and mineral-based industries. And I feel proud by representing such constituency. Shri Rahul Sir, but simultaneously, I have much more concern with the forest and environment of my locality along with the health of my people. Sir, many times I have received grievances from
my people, mostly from my dear tribals, regarding the issues with forest, environment and health. A major point of ignorance of such issues by the damages is really to be considered. However, public hearing linked with such issue sounds baseless if you analyze the current environment of my locality. Sir, I want to draw the attention of your esteemed ministry about the public hearings took place during the extreme situation of COVID-19. I found an irregular arrangement of such event by ignoring the public interest in my constituency. Sir, my point is that during such public hearing, I, as a representative, is not allowed to participate. Public representatives can be the voice of locals, especially tribals. However, they are not valued in such public hearings meant to preserve forest, environment, and local interests. The public many a time look forward to their elected representatives for support or for leading them during such hearings. If local elected representatives are not allowed to participate in such proceedings, who else are entitled for it? It is really sad that such a system has been make your developed demand. to keep public representatives at bay, allowing various stakeholders at times allegedly armed to use the public for their self-gain. Therefore, I urge upon the Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change to look into the matter and make necessary changes so that public representatives like me, a member of parliament, may take part in public hearings. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बीते हुए 4-5 सालों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बेहतरीन फायदा मेरी लोकसभा क्षेत्र को मिला है। मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर हनुमानगढ़ जिला राजस्थान की 3 तहसील लगती हैं, नौहर, भादरा और रावतसर। अध्यक्ष सभापति महोदय, ये तीनों तहसीलों के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो बीमे का जो इनका काम देखती है। पिछले साल खरीफ 2021 के अंदर जो खरीफ का बीमा कटा, उस बीमा कटने के पश्चात इंश्योरेंस कंपनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष क्रॉप कटिंग के इश्यू को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सभापति महोदय, क्रॉप कटिंग की जो व्यवस्था है उसके अंदर पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक, बीमा कंपनी का अधिकारी और एक किसान के सिग्नेचर होते हैं इस क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट के ऊपर। उसी के आधार पर किसान को उसको क्लेम मिलता है। पर सरकार के द्वारा, सभापति महोदय 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। सभापति महोदय, इशू इस बात का है कि क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट हुई पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के नौहर, भादरा, रावतसर में स्पेशली क्रॉप कटिंग का काम किया गया। फिर भी एग्रीकल्चर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने राजस्थान सरकार के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। और सर, अचंभे की बात यह है कि राजस्थान की सरकार के जो स्टैक की कमेटी है, जो स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी है, उस कमेटी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया। जब बीमा कंपनी के अधिकारियों के द्वारा क्रॉप कटिंग के अंदर सिग्नेचर किए हुए थे, उसके बावजूद भी उसको कमेटी के अंदर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया और राजस्थान सरकार की स्टैक कमेटी ने, उनके प्रशासन के अधिकारियों ने भारत सरकार को सैटेलाइट के आंकड़े मांगने का पत्र लिखा। एक तरफ तो राजस्थान की सरकार के अधिकारीगण भारत सरकार से आंकड़े मांगते हैं, सर एक मिनट, और सर दूसरी तरफ वहीं के लोकल विधायक की शिकायत दर्ज कराते हैं कि भारत सरकार ने सैटेलाइट के आंकड़े दिए क्यों। सर, किसान के खेती का बहुत बड़ा नुकसान पिछली बार खरीफ में हुआ। हम आज 2022 की खरीफ में खड़े हुए हैं, पिछली बार का क्लेम आज तक मिला नहीं। मेरा आपके मार्फत राजस्थान सरकार को ये भारत सरकार लिख के भेजे कि स्टैक की कमेटी के अंदर पहले इस बात सुनिश्चित किया जाए कि कितने पटवार मंडल्स पे क्रॉप कटिंग के अंदर इंश्योरेंस कंपनी सिग्नेचर हुए हैं। अगर सिग्नेचर हुए हैं तो किसानों को सैटेलाइट के आंकड़ों के आधार पर बीमा न दिया जाए, सिर्फ क्रॉप कटिंग के आधार पर पेमेंट बीमा क्लेम दिया जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद सर। It's a very important issue pertaining to my constituency, that is the public transport system. Sir, public transport to Lakshadweep is by through only ships, sir. Sir, we had 7 ships operating from Cochin to Lakshadweep. Of late, for the last 1 year, only 3 ships are being operated. Sir, when the 7 ships were operating, 2,300 passengers could have transported or traveled from Cochin to various islands. Now, when it is reduced to 1 ship, for the last 6 months, we were reduced to only 400 passengers to be traveled from Cochin and vice versa. So you can understand the agony and hardship people faced due to the shortage of passenger ships. That attribute to several reasons. Initially, administration have not sanctioned any fund for the maintenance of the ship. Later, when the fund was passed out, the docking was having some other issues. And till now, we are left with only 3 ships to connect
between island and mainland, most of the students studying for the purpose, and all are all in a great distress, sir. My point is not that exactly. Sir, taking into aspect of perspective plan for in the field of transportation, cargo movement, Ministry of Shipping, Shipping Corporation of India, Ministry of Home Affairs, Lakshadweep Administration, combinedly formed and made a perspective plan aspecting and prospecting for the 15 years futuristic plan, aspecting to the tourism demand also. In that, 6 new passenger ships and 6 new cargo ships in place of the old one was proposed. If that goes well, by 2022, we should have in place 500 capacity passenger ship, which was tendered by Shipping Corporation of India, sir. But now the situation is, after the new administrator joined in, the perspective plan formed by this entire group, the entire capacity of that committee was thrown away, and he has not followed the perspective plan. By that, the ships which has proposed to come to Lakshadweep is on a halt, and I don't know what is the status of the perspective plan now. Now, I would like to know from the government, especially from the Ministry of Home Affairs, what is the status of the perspective plan from 2015 to 2030. Thank you so much, sir. Shri Sundeep Bandyopadhyay ji. Sir, Chief Minister of West Bengal met Honorable Prime Minister on 6th of August. And she submitted a memorandum with a demand of ₹1 lakh crore plus money, which is yet to be received by the state government from the center. So we urge the government of India to release at least 50% of the due and let other 50% be released at the end of this year. Sir, what we apprehend, there's some attempt to block economy of West Bengal in a very rude manner, which we actually protest and urge the government to strengthen the federal structure of the government. The dues of the government of West Bengal be released at the earliest possible time, as prayed by the Chief Minister to the Honorable Prime Minister. Item number 21A, Shri Ravneet Singh ji. जी वो लेकर दीजिए जी, नहीं पढ़ दीजिए ना वहां से 21A। अच्छा ठीक, श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी। Thank you, sir. Sir, millions of Indian citizens living in rural areas do not have access to education and job opportunities because of digital divide and digital illiteracy in the country. The Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharata Abhijan scheme was rolled out in 2017 to usher in digital literacy in rural India. The scheme was expected to make 6 crore rural households, that is 1% per household, digitally literate by 2019. Although steps were taken to adequately implement the scheme, this goal was not made by 2019. In the year 2022-23 budget, allocation to this scheme has decreased by 16.67% as compared to the revised and budget estimates for the year 2021-22. This decrease in the budget is especially alarming, as being digitally literate is utmost importance in the current tech-savvy times. As per ITU's World Telecom Database, only 43% of the population in India uses internet, 50% male internet users and 42% female internet users in India. The National Family Health Survey 2019-21 shows a significantly larger gender gap in internet users. The NFHS reports suggest that only 57.1% of the male population and 33.3% of the female population had ever used the internet. This is the concerning, as inability to use computers and electronic device was one of the causes for high dropout rates amongst girls during the pandemic. I urge the government to scale up the digital literacy programs so as to bridge the digital divide between rural and urban India. Thank you, sir. Now, Ravneet ji, please. Thank you, Chairman Saab. I raise to lay on the table the minutes, Hindi and English version of the 7th and 8th sitting of the Committee on Absence of Members from the sitting of the House held on 4/4/2022 and 3rd/08/2022. Thank you, sir. Ranjan ji.
মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার একজন জনপ্রতিনিধি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে 7টা নতুন জেলা তৈরি হবে। নতুন জেলা তৈরি হওয়াতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কারণ ভারতবর্ষের নতুন যেমন রাজ্য হয় নতুন জেলাও হবে, এটা কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এখনই ভারতবর্ষের 773টা জেলা আছে, কিন্তু আমার জেলা মুর্শিদাবাদ, পাশের জেলা নদিয়া, এই দুই এলাকার মানুষ আজ আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। তার কারণ মুর্শিদাবাদ জেলা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক জেলা, নদিয়া জেলা আরেকটা ঐতিহাসিক জেলা। এই মুর্শিদাবাদ জেলা এক সময় বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁয়ের নাম অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার নাম হয়েছিল। 1706 থেকে সেই জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। 1790-এর পর রাজধানী চলে যায় মুর্শিদাবাদ ছেড়ে ব্রিটিশের নেতৃত্বে। স্যার, এক সময় রবার্ট ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ জেলাকে দেখে বলেছিল, মুর্শিদাবাদ ওয়াজ অ্যাজ রিচ অ্যান্ড পপুলাস অ্যাজ লন্ডন। পাশের জেলা নদিয়া, তাকে দেখে বলা হয় যে নদিয়া ছিল অক্সফোর্ড, পূর্ব ভারতের এশিয়ার অক্সফোর্ড। তার কারণ সেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়েছিল। সেখানকার মানুষের একটাই বক্তব্য, আমাদের ইতিহাসটাকে কেড়ে নিও না। জেলা একটা জায়গায় 10টা হতে পারে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার এবং নদিয়া জেলার নামটা যেন কেড়ে নেওয়া না হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ জেলার সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের আবেগ, মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের ভাবনা, ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে স্যার এই পার্লামেন্টের মাধ্যমে আমি আহ্বান করতে চাইছি, অনুরোধ করতে চাইছি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, যেন তারা মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ার নামটা মুছে না দেয়। Murshidabad district has been recognized as a treasure trove of history, archaeologically, culturally, politically, economic. Sir, there can't be any debate like this. No. মুর্শিদাবাদ জেলাকে করা হোক, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ করা হতে পারে, কিন্তু মুর্শিদাবাদ प्लीज दादा प्लीज नो ऐसा नहीं हो सकता है। नो रम्या जी बोलिए, केवल रम्या हरिदास जी के रिकॉर्ड में जाएगा। Sir, आपकी बात हो तो गई दादा, हो गई। Sir, I mention a serious issue here. It is unfortunate and wrong stance to regulate MGNREGS working days. It is stated that central government has issued new rule as a Grama Panchayat can undertake 20 work projects in a day. But in Kerala, there are more than 20 wards in several panchayats. So workers from some wards compelled to stay away from work. So they will not get 100 working days in a year. As we know, UPA government implemented this scheme to eradicate poverty, and several families depend upon MGNREGS for their livelihood. A new order had been issued by central government will affect local self-government bodies also. So government should repeal this order immediately and reinstate the status quo. Thank you, sir. श्री महाबली सिंह जी। सभापति महोदय, पूर्वी मध्य रेलवे के दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत 18,635 ट्रेन नंबर सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है महोदय। वो सासाराम से चल करके डिहरी आनसोन, सोननगर, अकोढ़ा, नवीनगर होते हुए झारखंड के गढ़वा, पलामू होते हुए रांची को जाती है। महोदय, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नवीनगर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहां एनटीपीसी, बीआरबीसीएल का 2 पावर प्लांट लगे हुए हैं। वहां से पदाधिकारी, कर्मचारी हजारों की संख्या में सासाराम, डिहरी को जाते हैं और पलामू को जाते हैं, लेकिन इंटरसिटी के ठहराव नहीं होने के चलते वहां बहुत बड़ा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बिहार के किसी भी स्टेशन पर जब सासाराम से चलेगी तो सीधे झारखंड के कई स्टेशनों पर रुकती है, लेकिन बिहार का जो महत्वपूर्ण स्टेशन है नवीनगर स्टेशन, वहां पर महोदय इंटरसिटी का ठहराव नहीं हो रहा है। अतः आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं महोदय कि 18,635 जो सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है
उसको नवीनगर स्टेशन पर ठहराव किया जाए और डिहरी जो रेलवे स्टेशन है महोदय उस मंडल में सबसे बड़ा राजस्व देता है और वहां डिहरी में ट्रेनों का बहुत कम ठहराव होता है जिसके चलते वहां बहुत बड़ा भीड़ लगा रहता है, इसलिए और ट्रेनों को डिहरी में ठहराव किया जाए। श्री के रघुराम राजू जी थोड़ा संक्षेप में बात रखने की कोशिश कीजिए जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. This is with regard to the new education policy. I would like to bring it to the notice of our Honorable HRD Minister. Recently, Government of India has come up with a proposal to merge some primary education schools with the secondary education schools. In fact, it is a good scheme, but while implementation in some of the states, for example, in my own state of Andhra Pradesh, around 5,980 schools were planned to move away from the rural areas to the nearby areas, which would be around some places it is around 8 to 10 kilometers. So there is a dropout rate of around 11 lakh students from the rural areas. Recently, High Court of Andhra Pradesh also had made an observation that it is against the right to education. It appears it is against the right to education, and it is likely to affect a lot of BC, SC and ST students who are not able to go to the private schools and who are dependent on those schools. So my appeal, humble appeal to Government of India is to have a discussion with the states so that the number of schools are not reduced, neither the number of teachers are reduced. This is my humble request to the HRD Minister. श्री संजय काका पटेल, श्री छेदी पासवान जी। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु की ओर सरकार का ध्यान आखिरी साहब के माध्यम से कराना चाहता हूं। विषय है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान शीघ्र कराने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत करना चाहता हूं कि सहारा इंडिया को संचालित करने के लिए वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा 1978 में लाइसेंस मिली थी। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित अन्य सोसाइटीज की ओर से मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम सहित देश भर में अपने एजेंट रख करके स्कीम के नाम पर पैसे जमा कराते थे और बदले में मियाद पूरी होने के बाद ब्याज सहित रकम को वापस लौटाने का वादा किया जाता था। आम जनता को स्कीम से जोड़ने के लिए इन सोसाइटीज ने ऐसी स्कीम रखी जिसमें गरीब लोग भी अपनी बचत जमा कर सकते थे, जैसे प्रतिदिन 10 रुपये जमा कराने आदि। स्कीम में दुकानदार, ठेले वाला, सब्जी वाले, ऑटो चलाने वाले तथा भोले भाले किसान आदि को टारगेट किया जाता था। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आम लोगों को अधिक ब्याज और बचत का लाभ देकर उनसे निवेश करवाया जाता था। सहारा इंडिया द्वारा लूटे गए निवेशकर्ता आज भूखमरी के कगार पर हैं। गरीबों का सारा सपना टूट गया, जिसने बेटी की शादी एवं बच्चों की पढ़ाई का सपना मन में रखा था। अतः सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विशेष आग्रह है कि सहारा इंडिया में लोगों द्वारा जमा की गई राशि भुगतान शीघ्र कराने की कृपा की जाए। बहुत श्री अब्दुल समद सामदानी जी। Thank you, sir. Sir, I would like to draw the attention of this august House to the catastrophe faced by the people of Kerala due to the attacks from stray dogs. Sir, the cases of stray dog attacks are increasing in the state of Kerala, and due to that, the sufferings of the people are also increasing. Sir, it has created a panic among the people, especially among the pedestrians, the two-wheeler travelers, and little children going to schools. Sir, these stray dogs are roaming in public places, especially including the platforms, railway platforms, bus waiting shelters,
And the situation is, sir, further serious that a considerable number of stray dogs are infected by rabies. Due to that, considering this alarming situation, people are compelled to take rabies injection for bites even from domestic cats. Sir, I hereby join the families and relatives of the victims of violence from stray dogs, including a little child, Muhammad Rasan Elias Rifu, a little child of Chelembra locality belonging to my constituency, who was attacked by stray dogs in front of his own house on the road and who surrendered to death after being hospitalized for a few days. From the government? Yes, sir. Yes, sir. Sir, and also, it's a national issue, sir. Sir, the problem I am coming. And Sheila, aged 52 years of Kandanasheri, Problem you have told. Now, sir, what do you want, sir? I want, sir, the local bodies are struggling and to save the people, and they have passed anonymous resolutions, and they are trying to sterilize the stray dogs. But the Animal Welfare Board, Central Animal Welfare Board, sir, they are not giving ABC license. माझ्या धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील अतिशय शेतकऱ्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा विषय आपल्या माध्यमातून सरकारपर्यंत पोहोचवण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, मागच्या 15-20 दिवसांमध्ये साधारणतः महिनाभरापासून बार्शी विधानसभा, औसा विधानसभा आणि धाराशिव जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्याचं अतोनात नुकसान झालंय. अध्यक्ष महोदय, पावसामुळे नुकसान झालंय, शेतीचं ते तर वेगळंच, पण गोगलगाई त्या ठिकाणी सोयाबीनला लागल्यामुळे ते होणारं नुकसान, परत येलो मोझॅक नावाचा एक व्हायरस सोयाबीनवर आल्यामुळे पूर्ण सोयाबीन त्या ठिकाणी मोडून टाकावं लागतंय, त्याच्यामुळे होणारं नुकसान, याच्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालाय. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला सरकारच्या लक्षात आणून द्यायचंय की महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होणारा हा जिल्हा आहे, आकांक्षित जिल्हा आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं असताना केंद्राचं जे पथक आलं त्या पथकानं नांदेड जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी पाहणी केल्याचं समजलं, नागपूर विभागात पाहणी केल्याचं समजलं, पण अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी धाराशिव जिल्ह्यामध्ये मात्र पाहणी झाली नाही, ह्या लोकसभा मतदारक्षेत्रामध्ये पाहणी झाली नाही. तर आपल्या माध्यमातून सरकारकडे माझी विनंती आहे की ज्या पद्धतीनं ह्या शेतकऱ्याचं जे नुकसान झालंय ते नुकसान गृहीत धरून, आकांक्षित जिल्हा गृहीत धरून, शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या आत्महत्या गृहीत धरून त्या ठिकाणी ह्या शेतकऱ्याला भरीव मदत देण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं ह्याही जिल्ह्यामध्ये केंद्राचं पथक पाठवावं आणि शेतकऱ्यांना भरीव मदत करावी, ही माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे. धन्यवाद. श्री धैर्यशील माने जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्नकाल में बात करने का अनुमति दी. एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. महोदय, अन्नाभाऊ साठे जी मराठी साहित्य जगत के एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं. उनका जन्म 1 अगस्त 1920 में मेरे संसदीय क्षेत्र हाथकणंगले में, सांगली जिले में वाटेगांव में हुआ. मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक छोटे से दलित परिवार से आते थे और 2020 में उनको उनकी जन्म शताब्दी हुई. 1.5 दिन की पाठशाला सीखे हुए अन्नाभाऊ साठे जी ने 30 उपन्यास, 16 कहानियां संग्रह, एक नाटक, 10 लोकनाट्य, ये सारा उनके जीवन प्रवास में उन्होंने लिखा. उनके उपन्यास पर मराठी फिल्म भी बनी. अन्नाभाऊ साठे द्वारा फकीरा नामक उपन्यास, जिसको राष्ट्रीय मान्यता मिली और 27 भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया. ऐसे एक थोर अनुभूति जिनका इसका परिणाम यह हुआ कि उनका पवाड़ा प्रसिद्ध होते ही रूस सरकार ने उसकी नोंद लेते हुए रूस सरकार ने भी उनको निमंत्रित किया और रूस में उनका पवाड़े का ये हुआ. दलित साहित्य का एक अच्छा काम उन्होंने उस टाइम में किया, मार्क्सवाद को और जिसमें बढ़ाने का काम किया. मेरी सरकार से ये मांग है कि उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उनके गांव में उनका स्मृति चिरंतन रहने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की भी रचना
वहां की जाए, ये मेरी मांग केंद्र सरकार से है। Thank you, sir. Yesterday, संबद्ध करना है, स्लिप भेज दीजिए जी। thank you, sir. Yesterday in Niti Aayog meeting also, Prime Minister has mentioned about doubling the farmers' income and also about adding new technologies to the agriculture, sir. But I'm coming from a... No cross talking. No. Ji, please. I'm coming from a backward area of Palnadu, which is very famous for chilies and cotton, sir. But in the last 2 years, because of new infestations like thrips, the chili crop has literally gone waste, sir, and the farmers have almost lost per acre to the tune of 80,000 to 1 lakh rupees, sir. Sir, in Guntur district, including Palnadu, there is another 2 parliaments, sir, Guntur and half of Bapatla, sir. Whole of Guntur district put together, it's a very big agriculture powerhouse, sir, but it doesn't have a single Krishi Vignana Kendra, sir. In the last 3 years, there is a lot of effort that has been put to bring Krishi Vignana Kendra to Palnadu area, sir, and mostly to Guntur area, sir. But this government is talking about agriculture and a lot of benefits that is giving it to agriculture, sir. But for the private societies, the new Krishi Vignana Kendras, they're not giving it, sir. Even when the government is applying, state government is applying for a new Krishi Vignana Kendra, sir, even then they're not sanctioning it, sir. Sir, I had the opportunity to visit Baramati, sir. They had one of the best KVK there, sir. The amount of work they're doing with the farmers and farmers over there, with the sugarcane farmers, it is to be seen to be believed, sir. So this government is talking so much about farmers and doubling farmers' income. So I request through you, sir, this government to sanction one Krishi Vignana Kendra, sir. The application is pending with the government for the last 3 years, sir. So that we request that to be processed soon and sanction the KVK to Palnadu area, sir. Thank Shri you. Dinesh Chandra Yadav ji. धन्यवाद सभापति महोदय। बिहार राज्य अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत बिसवारी घाट कोसी नदी पर स्थानीय जनता द्वारा विगत कई वर्षों से पुल निर्माण की मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका। जबकि पुल का सर्वेक्षण भी किया गया, वहां पर 6 गुना 21.75 मीटर आकार का उच्च स्तरीय पुल की आवश्यकता बताई गई। यह बिसवारी घाट मधेपुरा और सहरसा जिला के सीमा पर अवस्थित है, जो दोनों जिला के विभिन्न गांवों को जोड़ती है। यहां पर पुल नहीं रहने से आम लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। NH 106 ग्वालपाड़ा से बिसवारी घाट तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के पथ का निर्माण हुआ, लेकिन उक्त पथ के अंतिम छोर पर नदी में पुल नहीं बनाई गई है। बिसवारी घाट पर पुल बन जाने से सहरसा जिला के लोगों को NH 106 पर आने में काफ़ी सुविधा होगी। अतः जनहित में मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मधेपुरा एवं सहरसा जिला के सीमा पर बिसवारी घाट पर पुल निर्माण कराई जाए। धन्यवाद। श्री विष्णुदयाल राम जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं अपने क्षेत्र की एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं पलामू संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिसके दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं। जब से ये आकांक्षी जिले घोषित हुए हैं, निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की संवेदनशीलता बढ़ी है। उपायुक्त तो उप विकास आयुक्त का प्रखंडों में दौरा हो रहा है, जनता की समस्याएं उनके द्वारा सुनी जा रही हैं, पर इससे हमारे यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की पलायनवाद की है। प्रतिवर्ष करीब करीब 2 से 3 लाख लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, वो भी वर्षों से बंद पड़ी हुई है और उसके खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। हालांकि सीमेंट फैक्ट्री दूसरे कंपनियों के द्वारा खोली जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, पानी भी है, बिजली भी है, लेबर भी है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा एक एक्सिल फैक्ट्री खोली जा सकती है या अन्य विभागों या मंत्रालयों द्वारा इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि पलामू जैसे संसदीय क्षेत्र में जो अत्यंत पिछड़ा है, वहां पर किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस सदन में पिछले 13-14 साल से
झारखंड के घुसपैठ के बारे में हमेशा मुद्दा उठाते रहा हूं कि बांग्लादेश से जुड़े होने के कारण हमारे क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इसका हिंदू और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं सर। बांग्लादेश घुसपैठ क्योंकि वो जब आते हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों का भी रोजगार छीनते हैं, हिंदू का तो रोजगार छीनते ही हैं। लेकिन अभी जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है सर कि पूरा इस्लामीकरण के लिए, मैं 3-4 पॉइंट जो है आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से सरकार को जो है बताना चाहता हूं कि भोले भाले आदिवासियों को शादी करके, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करके पूरे बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए उतारू हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सर कि अभी मेरे बगल के जिले साहबगंज में जो जिला परिषद की अध्यक्षा बनी है वो आदिवासी कोटे से, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व था, लेकिन उनकी जो शादी है वो मुसलमान में हुई। और ये एक उदाहरण मैंने दिया है, इस तरह के लाखों उदाहरण। दूसरा, यदि आपने ध्यान दिया होगा सर तो जामताड़ा एक सीरियल बना जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इकोनॉमी है, जितने देश के साइबर क्राइम होते हैं वो साइबर क्रिमिनल सारे के सारे उसी संथाल पन्ना में, उसी जामताड़ा में है, उसी देवघर में है, उसी गोड्डा में है, उसी पाकुड़ में है और साहबगंज में है। तीसरा जो सवाल है सर कि जितनी गायें हैं, यदि आप मेरे रास्ते में जाएंगे सर, यदि गोड्डा से चलेंगे, देवघर से चलेंगे, तो आपको रात में जो है लाखों लाख गायें जो हैं वो जाती हुई नजर आएंगी। वो सब बांग्लादेश जा रही है, बालू जा रहा है, गिट्टी जा रहा है, ये सब इलीगल है सर, सब गलत है। उसी दिन, आज से 2 दिन पहले मैंने इसी सदन में मुद्दा उठाया था सर पूरे इस्लामीकरण का, जिसको झारखंड सरकार ने माना कि जो सरकारी स्कूल है वो उर्दू हो गया है, रविवार के बदले वहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। 3, 4, 5 मुद्दे के कारण पूरा अशांत हो गया क्षेत्र और पूरे इस्लामीकरण के लिए बढ़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि एक तो एनपीआर वहां लागू करें सर, एनआईए का ऑफिस वहां हो, और चूंकि झारखंड सरकार और कांग्रेस मिलकर इन सारे एक्टिविटी को मदद कर रही है, इसलिए धारा 356 के अंतर्गत झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जय हिंद, जय भारत। सर, मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र अंबाला के अंतर्गत पंचकुला जिले का पिंजौर वाया नालागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल, जो कि अभी बहुत ही बुरी दशा में है, आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाईवे पर ट्रैफिक दिन रात बढ़ता जा रहा है और बरसात के दिनों में सड़कों पर गड्ढे होने से जल भराव भी काफी बढ़ गया है, जिस कारण सड़कों पर दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पिंजौर वाया नालागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल का शिलान्यास किया गया था, परंतु अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि बढ़ते हुए ट्रैफिक व आए दिन सड़कों पर बढ़ रही दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पिंजौर वाया नालागढ़ 4 लेन व पुल तथा सूरजपुर वाया बद्दी पुल का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे लोगों को आने जाने में, साथ ही ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। मैं आदरणीय मंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में 4 लेन सड़कों का जाल बिछाया है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the unemployment and national security of this country. Sir, the Agnipath scheme, which was announced by the Government of India on 14th June 2022, the Indian Armed Forces, including the Army, Navy and Air Force, will recruit young people from the age of 17.5 to 21 as Agniveers for a period of service for 4 years, including 6 months of training. Sir, we all know that serving in the armed forces demand longer training to guard the country, the lives of fellow soldiers and themselves. Sir, 6 months of training
is inadequate to serve the country efficiently in the armed forces to meet the challenges of the modern battlefield. Sir, we are at a juncture where we need to strengthen the armed forces by equipping them with technological advancements and professionalism, as we are facing severe threats from our neighboring countries in the recent scenario. Sir, any move to dilute the efficiency of the Indian Army is compromising on the national security. Sir, the armed forces of our country, namely the Army, Navy and Air Forces, have been the pride of our nation. Sir, Agnipats or Agniveers are not going to be an alternative for unemployment. Sir, Narendra Modi jab aaye the, sir, bola tha 2 crore jobs denge har saal, 2 crore jobs every year. Sir, this is not a way of satisfying it, sir. Just one more point, Agniveers are not eligible for allowances like pension, gratuity, healthcare scheme, canteen store department facilities, extended insurance schemes, or ex-serviceman status. Sir, this is a very important issue. The government of India should withdraw the Agnipat scheme and provide employment to the young people. धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आज आपके बीच हमारी लोकसभा में बैठने वाली मेरी साथी सांसद सदस्य रंजीता कोली के बारे में मैं बोलना चाहती हूं। एक महिला सांसद होने के नाते मुझे भी आपको जरूर बताना चाहिए कि कल जो घटना राजस्थान भरतपुर में हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है, जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को सजा नहीं करना और बहन के ऊपर हमला करना, चौथी बार ये हमला हुआ है। सभापति जी, मैं आपसे मांग करती हूं कि जो कांग्रेस के वहां पे जो सरकार है, वहां के जो सीएम है, वो सीएम ने हमने कायदा बनाया है कि जो बेटियां हैं उनके ऊपर बलात्कार होगा तो उनको सजा होगी फांसी की, लेकिन राजस्थान के सीएम ने कोई बेटी के ऊपर बलात्कारी को फांसी नहीं मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना खुद का कानून बनाया है। सर, हम आपसे मांग करते हैं कि जो भी कल हमारी बहन के ऊपर हमला हुआ है उन हमलेवार को सजा होनी चाहिए और जो गलत काम कर रहे थे उनके ऊपर भी कामगिरी होनी चाहिए, सजा उनको मिलनी चाहिए। ऐसे हम सब हमारी महिला सांसद के ऊपर जो हुआ, हम सब आपसे मांग कर रहे हैं। आप संबद्ध कर ये जो भी धन्यवाद स्पीकर जी। सभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित की जाती है।
तिरंगा हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमां